Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. So this is Takshi Gupta. Today we are going to discuss Organization of Data. आज हम Organization of Data को पढ़ेंगे फ्रेंड्स और ये हमारा चैप्टर 3 है और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को पिछले लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो मैं आपसे पहले यही कहना चाहूँगी कि पहले आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन उसके बाद आप इस चैप्टर पे आइए। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पार्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ने से पहले हम जरा ग्लिम्सेस को देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर्स में, और यू कैन से जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 2 उसके कुछ ग्लिम्सेस को देखेंगे यहाँ पे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ी है। जैसे कि व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है ये हम जान चुके हैं, किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है ये भी हम देख चुके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो डाटा को कलेक्ट करने की, वो भी हमने इंडिविजुअल एक एक टेक्निक को अंडरस्टैंड किया है विद इट्स यू कैन से यूजेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ हमने इसको स्टडी किया है। उसके बाद हमने फ्रेंड्स सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। सो व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम देखेंगे कि डाटा तो कलेक्ट हो गया यूनिट 2 में, सॉरी चैप्टर 2 में डाटा तो कलेक्ट हो गया, लेकिन चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि आफ्टर डाटा कलेक्शन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होता है डाटा कलेक्शन के बाद। तो डाटा कलेक्शन के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है वो चीज आज हम यहाँ पे सीखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि किस तरह से डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, अभी तक जो पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़ी उनमें हमने देखा कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया दैट इज द डाटा इन रॉ फॉर्म, वो रॉ फॉर्म में हमारे पास डाटा था। अब हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, लेकिन क्लासीफाई कैसे किया जाए, सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम वो देखेंगे कि हम आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, सो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर को। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो फ्रेंड्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है वो एग्जांपल है जंक डीलर। जंक डीलर तो आप सब जानते हैं कौन होते हैं, जिनको हम स्क्रैप डीलर्स भी कहते हैं और यू कैन से कबाड़ी वाला आप भी कहते हैं, हम इनको रद्दी वाला भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लासिफिकेशन के लिए कोट किया है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई फाउंड ऑन डिफरेंट बुक्स। सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पिक्चर आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे आई है, ये पिक्चर क्या दिखा रही है, ये पिक्चर फ्रेंड्स ये बता रही है कि किस तरह से जो जंक जो भी हमारे घरों से उन्होंने कलेक्ट किया है, परचेज किया है जो हमसे, वो किस तरह से यहाँ पे रॉ फॉर्म में रखा गया है। इसमें आपको सब मिलेगा, प्लास्टिक की बॉटल्स भी मिलेंगी, ग्लास बॉटल्स भी मिलेंगी, देन यू वुड फाइंड पेपर, देन क्लॉथ, देन वॉट एवर इज देयर एवरीथिंग वुड बी देयर, सब कुछ आपको यहीं पे मेटल होगा, वो भी सब यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये जो दूसरी आपके सामने पिक्चर इमर्ज हुई है, ये दूसरी पिक्चर क्या बता रही है कि किस तरह से सब चीजें एक ऑर्डर में, एक सॉर्ट में रखी हुई हैं इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ फाइल्स इन्होंने बांध के रखी हैं जो न्यूज़पेपर्स की हैं, या डिफरेंट तरह के पेपर्स को इन्होंने बांध के रखा है। देन यहाँ बैक में अगर आप चले जाएं तो कुछ बुक्स वगैरह जो है, नोटबुक्स जो हैं, उनको यहाँ पे पाइल अप किया गया है। देन जब आप यहाँ पे अपने राइट साइड में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, या यू कैन से कुछ मेटल का जो मटेरियल है वो यहाँ पे कुछ इन्होंने इन सैक्स में भर के रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे आपके पास जो है कुछ कार्डबोर्ड आ जाता है जो इन्होंने इस तरह से पाइल अप करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब चीज़ों को एक प्रॉपर वे में जो है क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। या इस तरह से जब हमारे घर से सामान लेके जो जाते हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह से सॉर्टिंग रखी होती है कि हमें पेपर कहाँ रखना है, प्लास्टिक बॉटल्स किस में डालनी है, ग्लास बॉटल्स किस में डालनी है, मेटल्स किस में डालने हैं, कार्डबोर्ड्स को किस तरह से पाइल अप करना है। तो ये एक उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप सेकंड एंड थर्ड पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो सामान है जो वो लेके जा रहे हैं, दैट इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। और वहीं जब आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट वाली डायग्राम को देखते हैं या यू कैन से पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो रद्दी वाले या कबाड़ी वाले और यू कैन से जो आपके जंक डीलर्स हैं, इनका काम क्या होता है
कि ये हाउस होल्ड से जाके सारा जंक मटेरियल जो है लाते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं, फर्दर इसको सेल कर देते हैं। किसको सेल करते हैं फर्दर, ये फर्दर जो है सेल कर देते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके पास जो मतलब रिसाइकिल करने वाले होते हैं उनको ये रीसेल करते हैं यही सारा सामान। अब अगर रिसाइकलिंग वाला कोई इस वाले होल्डर के पास, जंक होल्डर के पास या जंक डीलर के पास चला जाएगा और उसे चाहिए यहाँ से ग्लास बॉटल्स, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ से ग्लास बॉटल्स को निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली यहाँ से अगर कुछ लेना होगा, चाहे वो ग्लास बॉटल्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं या वो कार्डबोर्ड्स हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ से वो पर्सन इजीली जो है क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने इसको क्लासिफाई करके रखा है डिफरेंट चीजों में। सो यही होता है क्लासिफिकेशन। एक एग्जाम्पल करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली, जो कि आपसे ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स की बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे बुक्स की पाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 पाइल्स पड़ी हैं, कुछ बुक्स बीच में पड़ी हैं। रैंडमली बुक्स आर स्कैटर्ड इन सच अ वे, यहाँ पे रैंडमली बुक्स स्कैटर्ड हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस तरह से बुक्स आपके सामने पड़ी हैं और आपको ये नीचे वाली रेड कवर वाली बुक निकालनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये सारा कुछ सामान पहले ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल गेट इट, और फिर आपको जाके ये बुक मिलेगी। अदरवाइज आप बोलो सिंपली आपको मिल जाए, तो वो ऐसे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। या अगर आपको बुक का कवर याद नहीं है और आपको वो बुक ढूंढनी है, तो आपको सारी बुक्स को खोल के पहले छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ओनली देन यू वुड बी एबल टू सर्च अ बुक दैट यू आर सर्चिंग। जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको तभी मिलेगी। और वहीं यहाँ पे नीचे वाली पिक्चर में देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ एकदम सॉर्टिंग में, ऑर्डर में लगा हुआ है। जो भी बुक आपको चाहिए आप डायरेक्टली उसको पिकअप कर सकते हैं एंड आफ्टर रीडिंग आप उसको वापस से वहीं पे रख सकते हैं। तो यही बेनिफिट होता है क्लासिफिकेशन का फ्रेंड, और इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में। तो जैसे कि फर्स्ट वाली में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन वही सेकंड जो आपके पास पिक्चर है इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, वो प्रॉपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि क्या होता है ये एक्चुअली, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, होती क्या है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में अरेंजिंग थिंग्स, हम चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक है। अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, या तो ग्रुप्स में कह लो, या तो हम उनको क्लासेस में, या हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, हम इसको क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन किसी भी चीज को हम किसी ग्रुप में या क्लास में या कैटेगरी में कब और कैसे अरेंज करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, बाय देयर रिजेम्बलेंस, उनकी सिमिलैरिटीज को देख के। जैसे सपोज आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं और आपके पास यू कैन से 11th की भी इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, 12th की भी इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, तो वो सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स जो है आपके पास हैं, तो उन सबको आपने क्या करना है, आप एक ही स्लॉट में रख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये स्लॉट है और मैं इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स जो है वो इस स्लॉट में रखूंगा या रखूंगी। तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपको जब भी इकोनॉमिक्स का कोई भी मटेरियल चाहिए होगा, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर स्लॉट एंड आपको वहां से वो मिल जाएगी, ठीक है। नाउ कम्स एफिनिटीज, दिस माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, some might be knowing it, कुछ हो सकता है जानते हो, बट मोस्टली लोगों के लिए ये शायद एक न्यू वर्ड होगा, न्यू टर्मिनोलॉजी होगी। तो एफिनिटीज क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो चीज है वो एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं कर रही है किसी के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका थोड़ा बहुत रिलेटेड है का, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर लेते हैं कि आपने क्या किया है, इकोनॉमिक्स का एक स्लॉट बनाया है, ठीक है। क्या किया है आपने, एक स्लॉट बनाया है आपने इकोनॉमिक्स का, और उस स्लॉट में फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हैं, उस स्लॉट में आपने कुछ बुक्स हैं जो आपने रखी हैं, ठीक है। अब वो इकोनॉमिक्स के स्लॉट में आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक्स नहीं है, और दूसरा स्लॉट आपने बनाया है ये पॉलिटिकल साइंस का, और यहाँ पे आपने क्या रखा है, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स रखी है। अब क्या होता है कि आपको करंट अफेयर का एक टॉपिक मिलता है पढ़ने के लिए, एंड दैट टॉपिक इज, वो टॉपिक है फ्रेंड्स आपके पास सपोज बजट, ठीक है। तो अब आप बजट को कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाला स्लॉट है उसमें आपने बजट को डाल दिया, बजट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन जो बजट, करंट बजट की जिसकी हम बात कर रहे हैं,
वो बजट जो है फ्रेंड्स, वो आपका सब्जेक्ट, आपका कोर्स, आपकी बुक नहीं है। वो क्या है? वो एक एफिनिटी है, वो उससे रिलेटेड है, दैट इज वाई आप उसको उसमें रख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस रखा था, तो अगर हमारे पास इलेक्शन पोल की कोई डिटेल आती है, या हम इलेक्शन पोल के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, या उसका कोई मटेरियल हमें मिलता है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? पॉलिटिकल साइंस के स्लॉट में रखेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये है कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट आपके पास कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, रिजेम्बलेंस भी हो गई, एफिनिटीज भी हो गई, और हमने उनको एक ग्रुप या क्लास में अरेंज भी कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, दैट इज कि किस तरह से यूनिटी ऑफ जो एट्रीब्यूट्स है वो देखने को मिलती है ना। व्हाट इज दिस यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स? यूनिटी मींस, यूनिटी तो आप सब समझते हैं कि इकट्ठा होना, कोई भी चीज एक जगह पे इकट्ठी होना, उसको हम यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम इंडिया के लिए यूज करते हैं। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस दैट इंडिया इज रिच इन वेरियस कल्चर्स, लेकिन फिर भी उस डाइवर्सिटी में जो इतने अलग अलग कल्चर्स इंडिया में रहते हैं, वो अलग अलग कल्चर्स होने के बाद भी इंडिया में क्या है, आपको देखने के लिए यूनिटी, एकता मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपकी क्वालिटीज। क्वालिटीज को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। किस तरह की क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्वालिटीज हम ले लेते हैं कि जो वो क्वालिटीज जिनको हम क्वांटिटेटिवली नहीं देख सकते। ठीक है, वैसी क्वालिटीज जो क्वांटिटेटिवली नहीं देखी जा सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं उनको? एट्रीब्यूट्स। तो जो क्वालिटीज हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन, he is very intelligent, he is very knowledgeable, she is very beautiful। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं आपके पास, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम इनको क्वालिटी वाइज हम इनको देख सकते हैं, सिर्फ हम इनको क्वांटिटी वाइज नहीं देख सकते, हम इनकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स मींस ये जो क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को कंबाइन करना है हमने किसी भी एक ग्रुप में या क्लास में बनाने के लिए, डालने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बुक्स की एग्जांपल ली आपके सामने उस रैक पिकर की, और यू कैन से स्क्रैप पिकर की, या यू कैन से जंक डीलर की एग्जांपल ली। तो उसने क्या किया, उसने क्लासेस बनाई। एक क्लास उसने बना ली पेपर की, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम कोट करते हैं, पेपर की एक क्लास बना ली, एक उसने ग्लास बॉटल्स की क्लास बना ली, एक उसने देन प्लास्टिक बॉटल्स की क्लास बना ली, एक क्लास उसने मेटल्स की बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो वो सब इसमें क्या होंगी, कंसीडर हम करेंगे। अब डाइवर्सिटी कैसे है? डाइवर्सिटी इसलिए है फ्रेंड क्योंकि इंडिविजुअल्स या चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, कमोडिटीज अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर भी हमने क्या किया, उनकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको देख के उनकी डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइजेशन हमने कर दी। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मोस्टली आपको क्या याद रखना है? नंबर वन इज अरेंजमेंट, दैट अरेंजिंग ऑफ थिंग्स इज देयर। उसके बाद किसमें अरेंजमेंट हो रहा है? इन ग्रुप्स और क्लासेस में अरेंजमेंट हो रहा है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। एंड देन कम्स योर रिजेम्बलेंस, कि क्या है यहाँ पे रिजेम्बलेंस हो रही है, एक जैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, एक जैसी चीजों को हमें ग्रुप में रखना है, या कंप्लीटली रिजेम्बलेंस ना हो तो एटलीस्ट वो रिलेटेड हो, एफिनिटीज उसमें हो। और उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यही चीजें जो है वो क्या करती हैं, डिफाइन करती है आपकी टर्म क्लासिफिकेशन को। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखने के लिए है वो क्या है फ्रेंड्स, दैट डाटा मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो हमारा डाटा है इसको क्या करना है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये डिवाइडेड होना चाहिए, या तो ग्रुप्स में या तो क्लासेस में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी किया हुआ है, डिवाइड किया है, ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड ये जरूर होना चाहिए। अगर ये ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि हमने क्लासिफिकेशन नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासिफिकेशन वहां पे नहीं हुई, तो इसीलिए उसको सबसे पहले डिवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि जब डिवीजन हो जाती है उसके बाद ये चीज का ध्यान रखना कि जो हमने डिवीजन की है वो हमने किस बेसिस पे की है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फ्रेंड्स जो डिवीजन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने आपको समझा दिया है ऊपर क्या होता है, दैट इज फिर भी एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, और
इन अदर वर्ड्स व्हिच यू कैन कॉल इट एज क्लास सिमिलैरिटी। दूसरे शब्दों में आप इसको क्लास सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। अब क्लास सिमिलैरिटी का क्या मतलब है फ्रेंड्स? क्लास सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि क्लास वाइज जो जिस क्लास में हमने उसको रखा है, उस पर्सन को या उस गुड को, उसमें क्या होगी? सिमिलैरिटी होगी। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। तो बाकी की जो डिटेल्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है। ठीक है, सो डोंट मिस इट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो अहेड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, सो दैट कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड जो और स्टूडेंट्स हैं जो लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। एंड वन मोर थिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? बिकॉज अगर आप बेल आइकन को दबाना भूल गए और आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको मेरी आगे अपकमिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और आपके आगे वाले लेक्चर जो है वो क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? उस वे में वो आपके स्पॉइल हो सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन stay tuned, stay happy, stay healthy. Bye. Take care.